हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम हिस्ट्री का दूसरा लेक्चर लेके आ रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे वास्को डी गामा जब यहाँ आते हैं, कैसे आते हैं, क्यों आते हैं। ये हमने कल के लेक्चर में आपको कंप्लीट कराया। लेकिन आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंट बात क्या है? आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम आपको स्पेक्ट्रम की गलती दिखाएंगे कि स्पेक्ट्रम ने कहाँ पे गलती की है। स्पेक्ट्रम ने कहीं पे गलती तो की है, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी किताबें गलती तो करती है, गलत लिखते हैं। लेकिन हम आपको इस लेक्चर में दिखाएंगे कि स्पेक्ट्रम ने आपके इसी सेकंड ही लेक्चर में कहां पे इसने गलती की है, ये आपको दिखाएंगे हम अपने लेक्चर में। ठीक है, ये वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुर्तगीज तो लगभग 80% यहां पे कवर हो जाएगा आपका कि पुर्तगाल के जो लोग हैं वो कैसे आए, कौन कौन लोग आए, क्या क्या किया, क्या हिस्ट्री थी, क्या हुआ, ये हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की ओर। तो देखो बेटा, सबको पता होगी कि पहले यहां पे जो आए थे हिंदुस्तान, जो इंडिया आए थे, जो रास्ता ढूंढ ढूंढ के आए थे वो थे वास्को डी गामा। फर्स्ट मैन जो यहां पे आए थे वो थे वास्को डी गामा। लेकिन कल के लेक्चर अगर आप याद करेंगे तो कल के लेक्चर में हमने आपको बताया था कि कोई एक था जो पहले केप ऑफ गुड होप तक आया, जो था केप ऑफ गुड होप तक तो आया था, लेकिन वहां से उन्होंने बोला था कि हाँ यहां से प्रोबेबली रास्ता जाता है इंडिया की ओर, एशिया की ओर। ठीक है, ये हमने कल के लेक्चर में आपको बताया। उसका नाम क्या है ये आपको याद दिलाना, या आप खुद को याद दिलाओ कि क्या बताया हमने कल के लेक्चर में। लास्ट पे, कल के लेक्चर के एंड पे मैंने ये बताया था। ठीक है ना बेटा? तो हाँ, चलो अगर किसी को नाम याद नहीं आता तो हम उनको बताएंगे कि 1487 में जो पुर्तगीज के नेविगेटर आते हैं जिनका नाम बार्थोलोम्यू डियास होता है, वो केप ऑफ गुड होप तक तो आ ही जाते हैं। फिर वहां से वो बताते हैं कि यहां से ही रास्ता होगा इंडिया जाने के लिए। ठीक है, ये मैंने भी आपको कल बताया कि इंडिया ही क्यों जाना था, जरूरत क्या थी इंडिया ही जाने की, क्रेज क्यों था। ठीक है ना बेटा? तो बढ़ते हम आज के लेक्चर की ओर। इसके 10 साल बाद, 1487 के 10 साल बाद, करीबन 1497 और फिर 1497 पे के बाद 11 महीने लगे वास्को डी गामा को अराइव होने में। कहां? केरला में, इंडिया में। ठीक है ना बेटा? तो हम ऐसे समझेंगे, वास्को डी गामा यहां पे आते हैं 1498 में। लेकिन वास्को डी गामा अकेले नहीं आते हैं, अपने साथ 3 शिप्स को लाते हैं। और कई बुक्स लिखती है कि उन्होंने अब्दुल माजिद नामी एक आदमी को, जो पायलट होते हैं उस टाइम के, गुजरात के होते हैं, उसको अपने साथ लिया और उन्होंने ही, यानी इसी अब्दुल माजिद ने वास्को डी गामा को और उनके साथ जो 3 शिप्स थे उनको रास्ता दिखाया। कहां? कैलीकट की ओर, केरला की ओर। अजान हो रही है, लेट्स टेक अ पॉज। तो ठीक है ना बेटा, क्या बता रहे थे हम? वास्को डी गामा जो थे आए 1498 में, वो इंडिया आए। कहां आए? कैलीकट में आए। सर अब यहां पे क्वेश्चन उठता है, सर ये कैलीकट कहां है? ठीक है ना बेटा? तो कैलीकट अगर आप ढूंढेंगे तो शायद ही नहीं मिलेगा क्योंकि आज इसका नाम कोझिकोड है। ठीक है ना बेटा? तो आज आपको कोझिकोड आप सर्च कीजिए तो आपको मिलेगा, केरला में है। सर केरला कहां पे है? घर जाके मैप देख लीजिएगा, यहां पे केरला है। देखो बेटा, ये वाला जो रीजन है दिस इज द केरला, ये वाला रीजन केरला है। तो यहां पे है कोझिकोड, कैलीकट जिसे कहते हैं। ठीक है ना बेटा? तो यहां पे आपका कैलीकट है। ओके, तो अब यहां पे क्वेश्चन आता है, यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, सर व्हाई कैलीकट? सर वास्को डी गामा क्यों कैलीकट गए? कहां क्यों जाना था कैलीकट? क्यों केरला जाना था? कैलीकट ही क्यों गए? क्योंकि बेटा जो कैलीकट था ना, दैट वाज एन इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट क्या चीज होता है? तिजारती मरकज, यानी जो तिजारती मरकज होता है जहां पे तिजारत किया जाता है, जो सेंटर होता है, एपिसेंटर होता है तिजारत का, तिजारती मरकज का कैलीकट। इसी वजह से वास्को डी गामा को जाना ही जाना था कैलीकट। गुड, तो इसीलिए वो केरला गए, कैलीकट गए। लेकिन हेल्प किसने की? अब्दुल माजिद ने हेल्प की, एज पर द बुक्स। ठीक है, वहां पे उनका अच्छे से स्वागत किया, वार्मली वेलकम किया जो हिंदू रूलर थे वहां के कैलीकट के। देखो बेटा, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, ये जो जैमोरिन है ना, ये इनका नाम नहीं था जैमोरिन, ये बेसिकली मोनार्क किंगडम था। इसी मोनार्क किंगडम का नाम था जमोरिन। लेकिन क्यों पड़ा था नाम जमोरिन? सर जमोरिन बेसिकली मलयालम लैंग्वेज है जो समुद्री से निकली है। समुद्री खुद समुद्र से निकला है, समुद्र माने सी।
तो समुद्री का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ सी, यानी उनको टाइटल पड़ता था, यानी जो वहां के रूलर होते थे उनको टाइटल पड़ता था लॉर्ड ऑफ सी, समुद्री, जमोरिन, और इसी समुद्री से जमोरिन निकला है। ठीक है ना बेटा, तो बस यहां पे कंफ्यूज नहीं, उनका नाम नहीं था जमोरिन। ओके, तो हम क्या कहेंगे, जो वहां के रूलर थे, जो कैलीकट के रूलर थे, उन्होंने वार्मली उनको वेलकम किया, लेकिन उनको नहीं पता था, ही वॉज नॉट एप्रहेंडेड, वो रूलर एप्रहेंडेड नहीं हुआ था उनके आने से। लेकिन बाकी जो थे ना, अरब्स जो थे, जो लोकल ट्रेडर्स थे, उनको ये बात रास नहीं आई। उनको पता था कि अब यूरोपियंस लोग यहाँ पे ट्रेड करने आए तो हमारा तो मुनाफा चला ही जाएगा, हमें तो बाजी से निकाल ही जाएंगे। अब क्या किया, यहां पे किसको ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, यहां पे अरब्स को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अरब्स ही तो इंटरमीडिएट थे ना, यूरोप और इंडिया के दरमियान जो ट्रेड वाला मामला होता था उसको तो अरब लोग संभालते थे ना, मुस्लिम इंटरमीडिएट संभालते थे ना। अब यूरोपियन तो डायरेक्टली आ गए इंडिया, तो इसका मतलब है ये जो इंडियन रूलर है इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ी, लेकिन फर्क पड़ने वाली थी इस इंटरमीडिएरी को। शाबाश। ओके, अब यहां पे है, ये कहां पे आते हैं, हिंदू रूलर जो जमोरिन, वहां पे जो मैंने आपको बताया मोनार्क किंगडम था, ये वार्मली वेलकम करते हैं इनको, और वास्को डी गामा आते हैं ट्रेड के लिए। ठीक है, ये आते हैं, ये वाला जो रीजन है, ये जो कैलीकट है, ये मलाबार कोस्ट में पड़ता है। लेकिन अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर नाम तो सुना है मलाबार कोस्ट, लेकिन कहां पे है ये मलाबार कोस्ट? तो यहां पे आते हैं, यहां पे मैप पे हमने दिखाया है मलाबार कोस्ट कहां पे है। देखो बेटा, इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो मलाबार कोस्ट अगर आपको यहां पे दिखता ही होगा, तो ये वाला जो पोर्शन है, जो रेड नेड एरिया है ना, ये वाला पोर्शन मलाबार कोस्ट है। ये मलाबार कोस्ट यहां से अरेबियन सी है और यहां से वेस्टर्न घाट्स है। इन्हीं अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के दरमियान वाला जो रीजन है उसको हम मलाबार कोस्ट कहते हैं। ठीक है, उसको हम मलाबार कोस्ट कहते हैं। लेकिन अब अगर यहां पे कभी आपके एग्जाम में आया, ये तो जियोग्राफी टर्म है, ये तो जियोग्राफी नॉलेज है, वो भी आपको देंगे। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में कभी आया कि मलाबार कोस्ट में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, तो गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक, गोवा, कर्नाटका, केरला और कन्याकुमारी, इनका थोड़ा थोड़ा पोर्शन यहां पे आता है मलाबार कोस्ट में। तो सिंपली अगर कोई पूछेगा मलाबार कोस्ट क्या है, तो आप सिंपली आंसर करना अरेबियन सी से लेकर वेस्टर्न घाट्स तक जितना भी फ्लैंक है उसको हम मलाबार कोस्ट कहते हैं। तो ये मलाबार कोस्ट में ही कौन लाई करता था? कैलीकट। और इस मलाबार कोस्ट पे कल भी मैंने बोला था, इसी मलाबार कोस्ट पे जो अभी ट्रेडर्स थे, जो अभी राज करते थे, वो कौन थे? वो थे अरब इंटरमीडियरीज, वो थे मुस्लिम इंटरमीडियरीज। ठीक है, और ये किनको रोक रहे थे? यूरोपियंस को। लेकिन अब यूरोपियन का जो वास्को डी गामा पुर्तगाल से आया, यूरोप से आया, वो तो डायरेक्टली अब यहां पे आया। ठीक है, तो ये अरब लोगों का बिजनेस क्या है, ये तो ठप पड़ गया। इंटरमीडिएट्स तो रहे नहीं, क्योंकि जब डायरेक्टली लिंक बनी तो इंटरमीडिएट्स का काम क्या? ठीक है, और अरब्स का जो बिजनेस था मलाबार कोस्ट पे वो हाल्ट हो गया। लेकिन अरब्स को ये बर्दाश्त होता? बिल्कुल नहीं होता। ठीक है ना बेटा? तो लेकिन यूरोपियंस के आने से पहले जो इस मलाबार कोस्ट पे, जो इंडियन ओशन में या इस मलाबार कोस्ट पे या अरेबियन सी में, अरेबियन सी इस साइड है, सपोज ये इंडिया है, यहां से अरेबियन सी है, यहां से इंडियन ओशन है। ठीक है, ओके, तो इस अरेबियन सी में या इंडियन ओशन में जो लोग ट्रेड करते थे वो कौन कौन थे? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। वो थे आपके इंडियंस के लोकल लीडर्स, लोकल जो ट्रेडर्स थे, वो यहां पे थे, अरब्स के थे, अफ्रीकन के थे, चाइनीज थे और जावानीज थे। लेकिन सर क्या इनके दरमियान कभी जंग छिड़ी? क्या इनके दरमियान कभी लड़ाई हुई? तो बेटा नहीं। सर क्यों? रीजन क्या है? अगर इतनी सारी कंट्रीज, अगर इतने सारे डिफरेंट डाइवर्सिटी के लोग इस अरेबियन सी में, इंडियन ओशन में यहां पे ट्रेड करते थे, लड़ाई क्यों नहीं छिड़ी? क्योंकि वहां पे एक रूल्स ऑफ कंडक्ट हुआ करता था, वहां पे रूल्स होते थे। ठीक है, और उन रूल्स को कोई नहीं तोड़ता था। दो एवरीवन वाज ट्रेडिंग फॉर द प्रॉफिट, हर कोई प्रॉफिट के लिए काम करता था, हर कोई ट्रेड करता था फॉर प्रॉफिट। लेकिन लड़ाई नहीं छिड़ गई थी इन दरमियान, कभी भी नहीं। लेकिन अब पुर्तगाल आया, अब यूरोपियंस आए, ये इनको बर्दाश्त नहीं था, और यूरोपियंस के इंटेंशंस भी खराब थे, पोर्टुगीज के इंटेंशंस भी खराब थे। वो तो आए थे क्यों?
क्योंकि यहां पे मोनोपोलाइज करे। कल भी मैंने आपको लेक्चर में बताया मोनोपोलाइज क्या होता है। वो चाहते थे सिर्फ हम रहे यहां पे, बाकी कोई भी ना रहे। और दूसरा मोटिव क्या था, दूसरा ऑब्जेक्टिव था अरबन्स को यहां से एक्सक्लूड कराना, यहां से धूल छुटाना, यहां से दफा करना। ठीक है, तो पोर्टुगीज चाहते थे एक तो मोनोपोली करना, दूसरा अरबियंस को यहां से निकालना। ठीक है, ओके, तो वास्को डी गामा भी इसी नीयत से आए थे। सारे पुर्तगाल यानी जितने भी यूरोपियंस फिर आते हैं इसी नीयत से आते हैं, लेकिन पहले तो पुर्तगाल आते हैं। अब वास्को डी गामा यहां पे आते हैं, 3 महीने तक यहां पे अपना बिजनेस करते हैं। और क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि यानी जितना मैं मुनाफा कमाता था, यानी मुझे पहले सपोज ये वास्को डी गामा है, वास्को डी गामा, इसके बीच में तो अरब था, फिर जाके इंडिया था, यानी जो भी ट्रेड होता था वो अरब से होता था या मुस्लिम से होता था। तो ये जो वास्को डी गामा है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसको 10 रुपीज देने पड़ते थे, इसको 10 रुपीज देने पड़ते थे 1 kg ऑफ स्पाइस खरीदने के लिए इंडिया में से, तो अरब उसको देता था ये पैसे। लेकिन अब जब ये डायरेक्टली आया इंडिया तो इसने 1 रुपीज में से ये 1 kg ऑफ स्पाइस खरीदा, मीनस 10 टाइम्स इसका प्रॉफिट बढ़ गया। तो ये बात जब उन्होंने देखी कि हमारा कितना प्रॉफिट हो सकता है अगर हम डायरेक्टली यहां पे ट्रेड करें, ठीक है, तो फिर यहां से जाके जब वो वहां चले गए तो कहा जाता है, किताबों में लिखा है कि उसने वहां पे 60 टाइम्स ज्यादा मुनाफा कमाया। ठीक है, 60 टाइम्स मोर यहां उसने वहां पे मुनाफा कमाया। तो ठीक है, कहने का मीनिंग ये है कि जब उन्होंने अब डायरेक्ट लिंक रखी विद द इंडिया तो उनका मुनाफा बढ़ गया, उनका प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक है ना, और उनका जो मोटिव ही यही था, अब मोनोपोलाइज करना और अरब्स को यहां से एक्सक्लूड करना। यह बात आपको इंपॉर्टेंटली याद रखनी है यहां पे। ठीक है, तो यहां पे हम थोड़ा सा रुक जाते हैं। ओके, तो वास्को डी गामा का आपको समझ आया 1498। अब इसके बाद आते हैं एक और पुर्तगाल के लोग, उनका नाम था पेड्रो अल्वारिस कैब्रेल। तो पेड्रो अल्वारिस कैब्रेल कब आते हैं, 1500 में आते हैं। ठीक है, ये कौन होते हैं सर, ये मिलिट्री कमांडर थे, एक एडवेंचरर थे, मिलिट्री कमांडर भी थे और नेविगेटर भी थे। हाँ हाँ बिल्कुल, और ये वही आदमी है जिसने ब्राजील को डिस्कवर किया। कभी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि हु इज द डिस्कवरर ऑफ ब्राजील, दैट इज पेड्रो अल्वारिस कैब्रेल। तो पेड्रो अल्वारिस कैब्रेल आए और रास्ते में उसने ब्राजील को डिस्कवर किया। ठीक है, वास्को डी गामा के बाद कौन आए, पेड्रो अल्वारिस कैब्रेल। और पेड्रो अल्वारिस कैब्रेल यहां पे कैलिकट में फैक्ट्री बनाते हैं अपने, यानी पुर्तगाल की जो फैक्ट्री अब बनती है वो कैलिकट में बनती है। बनाते कौन है, यही पेड्रो अल्वारिस कैब्रेल। ठीक है, लेकिन अब जब यहां पे फैक्ट्री बनी तो आप मुझे बताइए क्या अरब इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्या ये जो बाकी ट्रेडर्स यहां पे जितने सारे थे क्या ये उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्या ये जो लोकल्स थे क्या इसको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो रिटेलिएट करेंगे, वो भड़क जाएंगे, और जब भड़क जाएंगे तो वो अटैक करेंगे। तो बिल्कुल उन्होंने वही किया, लोकल्स जो थे ट्रेडर्स उन्होंने अटैक किया, और इस अटैक की वजह से बहुत सारे जो पुर्तगाल के लोग थे उनकी डेथ हो गई। लेकिन पुर्तगाल तो ठहरा यूरोपियन, क्या ये चुप बैठेगा, तो आंसर है सर नहीं। क्या करेगा फिर, ये रिटेलिएट करेगा। तो पुर्तगाल ने भी रिटेलिएट किया, पुर्तगाल ने भी जवाब दिया, और जवाबी कार्रवाई में पुर्तगाल अरब के बहुत सारे शिप्स को सीज कर लेता है। पुर्तगाल कैलिकट पे बम्बार्डमेंट करता है, पुर्तगाल शिप्स को बर्न करता है, पुर्तगाल जितने भी सारे कार्गोज थे, बहुत सारे कार्गोज जो अरब्स के थे, मुसलमानों के थे, लोकल रूलर्स के थे, लोकल ट्रेडर्स के थे, उनको जलाते हैं, उनको छीन लेते हैं, उनको हड़प लेते हैं जवाबी कार्रवाई में। ठीक है, लेकिन अब जंग तो रहेगी नहीं, ज्यादा देर तक जंग चलेगी नहीं, तो अब ट्रीटी होती है, एक सलाह होता है, एक मुआहदा होता है, और जिसमें एक ट्रीटी में ये कोचिन और कैनानूर से ट्रीटी करते हैं। कौन, यही पेड्रो अल्वारिस कैब्रेल और उनके साथ जो भी पुर्तगाल के लोग होते हैं, ये इनसे अब ट्रीटी करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं। ठीक है, लेकिन अब पुर्तगाल को ये जहन में रहा कि मैंने यहां पे एक फैक्ट्री डाली थी, उस पर अटैक हो गया, सो दे नीडेड आर्म्स, उनको तो आर्मी की जरूरत पड़ेगी, उनको तो मैन विद द गन्स, मैन विद द आर्म्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसी वजह से बेटा एक और बार जब यहां पे वास्को डी गामा आते हैं फिर से 1501 में, पहले कब आए थे 1498 में, लेकिन फिर से 1501 में वास्को डी गामा आते हैं,
अपनी फैक्ट्री कैनानूर में डालते हैं, ठीक है, और कैलीकट, कोचिन, कैनानूर को ट्रेड सेंटर बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, ये 3 पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है, कैलीकट, कैनानूर और कोचिन। बच्चे कंफ्यूज होंगे, कहेंगे सर ये कैलीकट तो पता है, कैलीकट तो सर आपने बताया केरला में है, कैनानूर और कोचिन कहां पे है? तो बिल्कुल बेटा कैलीकट और कोचिन भी केरला में ही है, ठीक है। तो कैलीकट, कोचिन और कैनानूर C3 के कोड से याद रख लीजिए, और इसको वास्को डी गामा ने ट्रेड सेंटर बनाया। लेकिन अब ट्रेड सेंटर तो बनाया ही बनाया, लेकिन सर आप मुझे एक क्वेश्चन आप मुझे आंसर दीजिए क्वेश्चन का। क्वेश्चन ये है कि अब अगर पेड्रो एल्वारेज कैब्रिल को एक फैक्ट्री बनाई थी उन्होंने कैलीकट में, उसको तो अटैक किया लोकल्स ने, यहां पे वास्को डी गामा साहब फिर से फैक्ट्री डालने आए कैनानूर में, वास्को डी गामा साहब यहां से ट्रेड सेंटर्स डालने आए कैलीकट, कैनानूर, कोचिन में, तो क्या उन पे अटैक नहीं होगा? हां बिल्कुल हो सकता है। यही बात जहन में लेके पुर्तगाल ने केरला के गवर्नमेंट से, पुर्तगाल ने वहां के रूलर से, वहां के जो ऑफिशियल्स थे उनसे परमिशन लिया फोर्टिफाई करने के लिए इन सेंटर्स को, जो सेंटर्स मैंने आपको बताया कैलीकट, कैनानूर, कोचिन, इन सेंटर्स को फोर्टिफाई करने के लिए परमिशन लिया। लेकिन बच्चे फिर कंफ्यूज होंगे, सर फोर्टिफाई क्या चीज होता है? तो बेटा ये समझो, यहां पे अगर यहां पे इनका ट्रेडिंग सेंटर था, अगर उनका यहां पे एक बेस बनी, एक फैक्ट्री बनी, तो इसके अराउंड में ये दीवार बनाएंगे, इसको ये फेंसिंग करेंगे, दीवार बनाएंगे, बिल्डिंग्स खड़ा करेंगे, और इन बिल्डिंग्स में आर्मी बिठाएंगे, तोप लेके, गन लेके, ताकि इस वाले जो ये सेंटर है ना, ये जो ये ट्रेड सेंटर है, ये जो ये टेरिटरी है, इस पे बाकी ये जो यहां से सराउंडिंग करे, ये जो यहां से ये फेंसिंग है, दीवार है, वाल है, ये इसको प्रोटेक्ट करे, डिफेंस करे, और इस चीज को हम कहते हैं फोर्टिफिकेशन, ठीक है। तो अब मिला पुर्तगीज को यहां पे फोर्टिफिकेशन की परमिशन मिली। देखो यहीं से आप जहन में उतार देना हिस्ट्री को। कल को आपको हम पढ़ाएंगे, कल को जब ब्रिटिश आते हैं वो भी फोर्टिफिकेशन करते हैं, वो भी एक एक टेरिटरी छीन लेते हैं, फोर्टिफिकेशन से आर्मी यहां लाते हैं। तो पहली बार जब फोर्टिफिकेशन हुई वो कब हुई? वो पुर्तगीज के आने के बाद ही हुई। जब पेड्रो एल्वारेज कैब्रिल आए तो तब जाके फोर्टिफिकेशन हुई, यहां पे परमिशन उनको मिली अब फोर्टिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। अब आप अपने इस ट्रेड सेंटर को फोर्टिफाई कर सकते हैं, इसको आप इर्द गिर्द आर्मी बिठा सकते हैं, फेंसिंग कर सकते हैं, वाल बना सकते हैं, और इसको आप बचा सकते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद जब फोर्टिफिकेशन की अब क्या परमिशन भी मिली, तो पुर्तगाल के गवर्नमेंट तो खुश हो ही जाएंगे, पुर्तगाल के लोग खुश हो ही जाएंगे। तो यही बात पहुंचती है पुर्तगाल के लोगों की, तो यही बात पहुंचती है पुर्तगाल गवर्नमेंट के, और पुर्तगाल गवर्नमेंट वहां से अपना फर्स्ट ऑफिशियल इंसान को भेजते हैं यहां पे, फर्स्ट ऑफिशियल मेंबर को भेजते हैं यहां पे गवर्नर बना के, वहां के एक शख्स जिनका नाम होता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 में यहां पे आते हैं एज ए गवर्नर ऑफ पुर्तगाल, यानी पुर्तगाल उसको गवर्नर बनाते हैं, और गवर्नर बना के यहां भेजते हैं इंडिया में। कहां भेजते हैं? कैलीकट में भेजते हैं। सो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, हु वाज द फर्स्ट पुर्तगाल गवर्नर, या ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हु वाज द फर्स्ट पुर्तगाल वायसराय। लेकिन अब बच्चे यहां पे कंफ्यूज होंगे, सर गवर्नर क्या चीज है, वायसराय क्या चीज है, सर इसमें कंफ्यूजन है। कोई बात नहीं बेटा, आगे आगे हम समझाएंगे, लेकिन बस इतना यहां पे हम समझाएंगे आपको। पहले गवर्नर हुआ करता था, इसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता था, इसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता था, और इसके बाद वायसराय बनता था, ठीक है। ये हम आपको आगे समझाएंगे, बस इतना आप याद रख लीजिए। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, who was the first governor, who was the first viceroy of Portugal that has been sent to India, that has been sent to the Kerala, ठीक है, तो वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कब आए थे? 1505 में। लेकिन आप हिस्ट्री में डेट नहीं पूछते हैं, बस इंसान का नाम पूछ सकते हैं, किसी शख्स का नाम पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पुर्तगाल के गवर्नर ने फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को यहां भेजा एज ए गवर्नर, एज ए फर्स्ट गवर्नर ऑफ द पुर्तगाल। जो वास्को डी गामा था वो गवर्नर नहीं थे, जो इससे बाद आए थे, शाबाश, पेड्रो एल्वारेज कैब्रिल, ये भी गवर्नर नहीं थे। ये मैंने आपको बताया, मिलिट्री कमांडर थे, वहां के एडवेंचरर थे, नोबल मैन थे, एक नेविगेटर थे, ठीक है। लेकिन अब ऑफिशियल तौर पे यहां पे जो पहली बार आते एज ए गवर्नर वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। तो यहां से आप अपने जहन में ये बात उतारिए कि अब कोई बात, अब ये पॉलिटिकल ओवर की जा रही थी,
और यहां तक तो क्या था, यहां तक तो इकोनॉमिक अफेयर था, यानी लोग तो आ रहे थे, वास्को डी गामा ट्रेड के लिए आए, अल्वारिस ट्रेड के लिए आए, लेकिन फ्रांसिस डी अल्मीडा किसी और घर से, यहां पे तो अब पॉलिटिकल अफेयर होना शुरू हुआ, यहां पे तो ये बाज़ाब्ता तौर पर एज ए गवर्नर वहां से लाए गए यहां पे, ठीक है। और इनको बोला गया कि आपको 3 साल तक यहां पे रहना है, यानी फ्रांसिस डी अल्मीडा को पुर्तगाल ने बोला कि आपको यहां पे 3 साल तक रहना है। पुर्तगाल के किंग ने इसको इजाजत दी कि आपको यहां पे 3 साल तक रहना है, लेकिन फोर्स भी अपने साथ ले जाओ। लेकिन वहां पे क्या करना है, इंडिया में जाके करना क्या है, 3 ऑब्जेक्टिव थे, 3 मुद्दे थे। 1, पोजीशन को फर्म करना, यानी पुर्तगाल की जो पोजीशन है उसको कन्फिस्केट करना, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देना। दूसरा मुद्दा, मुस्लिम की जो वहां पे डोमिनेशन थी, जो अरब डोमिनेशन था, उसको हाल्ट करना, उसको हाल्ट करना, उसको वहां से हटाना। नंबर 3 ऑब्जेक्टिव, फोर्ट्स वहां पे बनाना, क्योंकि जब फोर्ट्स बन जाते तो यहां से आर्मी आ जाती पुर्तगीज की, और फिर धीरे 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 वो कैप्चर कर लेती। कभी जंग होती तो आर्मी थे वो उनको हराती। उनके जो यूरोपियंस थे उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी थी, रिनेसेंस आ चुका था, साइंटिफिक डेवलपमेंट आ चुकी थी, बहुत सारे ऐसे एडवांस्ड वेपन्स थे, तो ये इजीली इनको हरा सकते थे। तो इसी वजह से फोर्ट्स। यहां पे फ्रांसिस डी अल्मीडा एज ए गवर्नर आते हैं, लेकिन इनके किंग इनको बोलते हैं कि आपको बस 3 साल के लिए वहां रहना है, लेकिन फोर्स साथ में ले जाओ। और क्यों? क्योंकि 3 ऑब्जेक्टिव्स है, पोजीशन को फॉर्म करो पुर्तगाल के, मुस्लिम्स को वहां से हटाओ और फोर्ट्स बना लो। लेकिन अब इतना ही नहीं, मुस्लिम्स को वहां से हटाओ इतना ही नहीं, आपके जो मुस्लिम्स की जो वहां पे टेरिटरीज है, जहां पे वो लोग कदम जमाए हैं, उसको अपने कब्जे में करो, उसको सीज करो। वो कौन टेरिटरीज थी? तो किंग ने इसको बोला कि एडन, ऑर्मज एंड मलाका, इन 3 रीजन्स को, इन 3 टेरिटरीज को आपको सीज करना है। ये टास्क मिला गवर्नर को, ये टास्क मिला वासराय को। लेकिन अब बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो गए, सर ये एडन कहां पे है, ऑर्मज कहां पे है, मलाका कहां पे है? ठीक है, तो मैप पे हम दिखाएंगे। चलो देखो, पहले यहां पे है स्ट्रेट ऑफ मलाका, यहां पे यानी मलेशिया में, यहां पे अगर आप देखेंगे, यहां पे सिंगापुर है, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो दिस इज द स्ट्रेट ऑफ मलाका, यहां पे मलाका पड़ता है। ठीक है ना बेटा? लेकिन अब बच्चे कंफ्यूज होंगे, बोलेंगे सर ये स्ट्रेट क्या चीज है? तो बेटा आप घबराए बिल्कुल भी नहीं, हम आपको बताएंगे स्ट्रेट क्या चीज होता है। देखो बेटा, स्ट्रेट होता है जब यहां पे एक बड़ा सा ओशन होता है, बड़ा सा समंदर होता है, और यहां पे भी एक बड़ा सा समंदर होता है, यानी ये भी एक लार्ज वाटर बॉडी होती है और ये भी एक लार्ज वाटर बॉडी होती है। इन 2 वाटर बॉडीज को बीच में अगर एक छोटा सा पीस ऑफ वाटर बॉडी कनेक्ट करेगी तो उस चीज को हम स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है बेटा? यानी ये भी एक बड़ा सा वाटर बॉडी, ये भी एक बड़ी सी वाटर बॉडी, इस दोनों वाटर बॉडीज को एक छोटी सी वाटर बॉडी बीच में कनेक्ट कराती है, उसको कहते हैं स्ट्रेट। और ये स्ट्रेट ऑफ मलाका बहुत ही मशहूर है। ठीक है, तो वाटर बॉडीज का कंसेप्ट तो समझ आया, क्योंकि वहां पे शिप्स ही चलते थे, तो वाटर बॉडी से लेकर वाटर बॉडीज तक। लेकिन बीच में ये स्ट्रेट ऑफ मलाका, यानी अगर इस वाटर बॉडी से इस वाटर बॉडी में घुसना था तो इस स्ट्रेट से ही तो जाना पड़ता था ना। तो जिसके कब्जे में ये स्ट्रेट होती थी वही तो इन दोनों समंदरों का, वही तो इन दोनों सीज का बादशाह बन जाता था, वही तो इन दोनों समंदरों पे हुकूमत कर सकता था, ट्रेड कर सकता था, उसके अपने शिप्स चल सकते थे। ठीक है, तो इसी वजह से ये टास्क मिला, गवर्नर को टास्क मिला। क्या मिला? अल्मीडा को टास्क मिला कि आपको वहां पे एडन, यानी जो एडन है उसको कब्जे में करना है। ठीक है, अभी एडन कहां पे है? ये एडन रेड सी और अरेबियन सी के बीच में है ये स्ट्रेट। ठीक है, लेकिन हां, ये तो मैंने स्ट्रेट बताया, लेकिन ये जो एडन है दिस इज गल्फ। लेकिन अब बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर गल्फ क्या चीज होता है? ठीक है, देखो बेटा, गल्फ ये भी हम आपको समझाएंगे, गल्फ क्या चीज होता है यहां पे समझाएंगे। गल्फ होता है ऐसे, ये यहां पे पूरा का पूरा लैंड मास है, यानी जो भी आपको दिखा रहे हैं हम, ये पूरा का पूरा लैंड मास है। इस लैंड मास में यहां से एक बहुत सी बड़ी वाटर बॉडी है, यानी आप इतना मान के चलिए इसका जो माउथ होता है, इसका जो माउथ होता है वो बहुत ही नैरो होता है, यानी ये वाला माउथ बहुत नैरो होता है, यानी बड़ी अंदर से बड़ी वाटर बॉडी होती है। बाकी जितने भी सराउंडिंग्स है ये तो लैंड है और ये वाटर बॉडी है इसके बीच में से, इसको हम गल्फ कहते हैं। ठीक है, तो ये जो एडन है ये बहुत ही मशहूर है, द गल्फ ऑफ एडन।
गल्फ ऑफ एडन बहुत मशहूर है। तो पुर्तगीज ने बोला अपने गवर्नर को, आपको गल्फ ऑफ एडन तो एक तो कवर करना है। क्यों? क्योंकि ये यमन में पड़ता है और यमन तो मुस्लिम टेरिटरी है और यहां से ये तो गल्फ भी है। गल्फ का कंसेप्ट आपको समझ आया। वाटर बॉडीज से शिप्स, और शिप्स क्यों? क्योंकि आपको अब समझ आ ही गया। अब ये गल्फ कहां से पड़ता है? अब ये एडन कहां पे है? ये रेड सी और अरेबियन सी के बीच में है, ठीक है, यही एडन। स्ट्रेट ऑफ ऑर्मज, ऑर्मज कहां पे पड़ता है? ओमान में, ईरान में। मलाका, मलाका भी दिखाया, मलेशिया में। ये भी स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ मलाका मलेशिया में है, ठीक है बेटा। तो ये इस गवर्नर को टास्क मिला। ओके, यहां पे मैंने समझाया भी है, दिस इज द स्ट्रेट, यानी सी और इसके दरमियान से एक छोटी सी वाटर बॉडी, और इसी तरह से गल्फ, ये तो पूरा का पूरा लैंड और यहां से वाटर बॉडी, ठीक है, उसको गल्फ कहते हैं, यानी लार्ज वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड, उसको हम कहते हैं गल्फ। कभी कभी बे भी आ जाता है, तो बे ऐसे होता है बेटा, देखो यहां से बहुत सा इसका बड़ा माउथ होता है, ये तो लैंड मास है, ये तो वाटर बॉडी है, और इसका बड़ा सा माउथ होता है। हाँ, एक और क्वेश्चन आपको यहां पे ज्योग्राफी में आपको पूछेंगे, वो ये है कि इस्थमस क्या चीज होता है। देखो बेटा, दिस इज द लैंड मास, ये भी एक बहुत बड़ा लैंड मास। इस लैंड मास को एक छोटी सी लैंड मास कनेक्ट करती है, उसको हम कहते हैं इस्थमस, और यहां से पूरा का पूरा वाटर होता है, इसके सराउंडिंग में वाटर 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 ही होता है, वाटर ही होता है। ये लैंड मास, ये लैंड मास, इनके बीच में एक छोटा सा लैंड मास, और इस लैंड मास को बिल्कुल इर्द गिर्द वाटर होता है, इसको हम, इस चीज को हम इस्थमस कहते हैं, ठीक है ना बेटा। ओके, तो क्या मिला इसको टास्क? एक तो पोजीशन पुर्तगाल की स्ट्रेंथ करना, मुस्लिम को यहां से भगाना, फोर्ट्स यहां पे बनाना, और इन 3 रीजन्स को सीज करना। रीजन क्या है ये मैंने आपको बताया, क्यों इन 3 रीजन्स को सीज करें, क्योंकि वहां पे मुसलमान थे, वहां पे मुस्लिम डोमिनेशन था, और वहीं से रास्ता हुआ करता था ट्रेड्स के लिए, ठीक है। और अब इनको बोला गया तीसरा टास्क तो इसको मिला फोर्ट्स बनाने के लिए, और यह भी बताया गया कि फोर्ट कहां पे बना है। फोर्ट बनाना है अंजाविडा में। ये अंजाविडा कहां पड़ता है? ये कर्नाटका के रीजन में है, और ये अरेबियन सी के, यहां से अगर हम आपको मैप दिखाएंगे, यहां पे है आपका कर्नाटका, ठीक है, ये गोवा है, यहां से है कर्नाटका, ये जो कर्नाटका है, यहां से एक आइलैंड पड़ता है, उसी को हम कहते हैं अंजाविडा। तो उनको बताया गया इस आइलैंड पे आपको फोर्ट्स बनाना है, ठीक है, यानी इस आइलैंड पे फोर्ट बनाओ। और कहां पे फोर्ट बनाओ? कैनानूर कोचिन, ये तो केरला में है, और किलवा में। किलवा कहां पे पड़ता है? तंजानिया अफ्रीका में। किलवा तंजानिया अफ्रीका में, ये तो रहा अफ्रीका का कॉन्टिनेंट, और यहां पे है तंजानिया। घर जाके मैप चेक कर लेना, ठीक है, यहां से हम अच्छे से समझाएंगे आपको। देखो, ये है अफ्रीका, ये है इंडिया यहां पे, ठीक है, ये है इंडिया यहां पे, ये है आपका कर्नाटका, ओके, यहां पे अंजाविडा, तो ये है अफ्रीका, यहां पे है आपका तंजानिया। ओके बेटा, यहां से यहां आना है, तो यहां भी पोर्ट और यहां भी पोर्ट हो गया, यहां भी फोर्ट और यहां भी फोर्ट हो गया ना, ये कनेक्ट, इनका ही तो कब्जा रहा ना यहां से यहां तक, ठीक है ना बेटा। ये स्ट्रैटेजी हुआ करती थी, ये स्ट्रैटेजी हुआ करती थी इन दिनों, ठीक है। ओके, बढ़ते हम अगले पॉइंट पे। तो अगले पॉइंट पे लिखा है बेटा, ठीक है बेटा, तो हम बता रहे थे फोर्ट्स के बारे में, फोर्ट्स भी गया, ठीक है। अब यहां पे इनको थ्रेट मिला। थ्रेट क्या मिला इनको? जो पुर्तगाल के लोग थे, इनको थ्रेट था अब जमोरिन का भी, यानी जमोरिन भी अब अपोज कर गया, ठीक है, यानी जो जमोरिन है वो भी इनके खिलाफ बन गया, यानी जो रूलर थे कैलिकट के। और यहां पे सुल्तान ऑफ इजिप्ट, मैमलिक सुल्तान ऑफ इजिप्ट, यानी जो मुस्लिम रूलर थे इजिप्ट के, वो तो ऑलरेडी इनके खिलाफ थे। क्यों? क्योंकि पुर्तगीज के, यानी जो मैंने कल भी आपको बताया था, यूरोपियन वहां पे क्रिश्चियनिटी का ज़्यादा दौर, क्रिश्चियनिटी का ज़्यादा मतलब उसका उभर रहा था, और यहाँ से इजिप्ट, दैट वाज द मुस्लिम कंट्री, ठीक है, और इजिप्ट यहाँ से, वहाँ से मैमलिक सुल्तान ऑफ इजिप्ट, वहाँ से वो लोग मुस्लिम थे, ठीक है। तो इजिप्ट का सुल्तान भी उभर रहा था, यहां से जामोरिन भी उनके खिलाफ हो गया, तो इनको लगा कि अब हमें थ्रेट है, और बिल्कुल ये थ्रेट सही भी निकला। इसके बाद इनको लड़ाई होती है, एक बैटल होता है जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ चौल, जो हमने लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताया था कि मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री जो स्पेक्ट्रम की है वो बिल्कुल गलत लिखती है। हम गलत नहीं कह सकते, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि शायद इनका कोई टाइपिंग एरर हो सकता है, कैसे मिस्टेक हो सकती है, लेकिन मिस्टेक तो है वहां पे। वो दूर करने के लिए हमें
यहां पे आपका फोकस चाहिए, यहां पे आपको पढ़ना है कि वो गलती क्या थी जो हमने सही कर दिया यहां पे। वो ये कि बैटल ऑफ ड्यू जो है, स्पेक्ट्रम लिखती है कि बैटल ऑफ ड्यू में जो पुर्तगीज थे वो हारे थे, जबकि वो बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, लेकिन सही क्या है? सही ये है बेटा, देखो पहले होता है बैटल ऑफ चॉल। बैटल ऑफ चॉल 1508 में लड़ा जाता है। क्यों लड़ा जाता है? किसके खिलाफ लड़ा जाता है? मैंने आपको अभी भी बोला, इजिप्ट और पुर्तगीज के खिलाफ ये जंग लड़ी जाती है। क्यों? क्योंकि पुर्तगीज यहां पे इजिप्ट भी ट्रेड करता था, ये भी अपनी फ्लीट लेके, ये भी अपने ग्रुप ऑफ शिप, यानी जो फ्लीट हम कहते हैं, ग्रुप ऑफ शिप लेके आए, मैदान में समुद्र में आए और पुर्तगीज का सामना किया, और पुर्तगीज और इजिप्ट का आपस में जंग छिड़ गया, और जिसमें इजिप्ट विक्टोरियन माना जाता है और जिसमें इजिप्ट की विक्ट्री होती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं बैटल ऑफ चॉल। क्यों बैटल ऑफ चॉल? सर चॉल एक पोर्ट का नाम है, एक पोर्ट सिटी का नाम है। कहां पे? महाराष्ट्र में, यानी महाराष्ट्र में एक पोर्ट सिटी का नाम है जिसका नाम है चॉल, इसी वजह से इसका नाम पड़ गया बैटल ऑफ चॉल। ठीक है ना बेटा? कब लड़ा गया? 1508 में। किसके खिलाफ? इट वॉज बिटवीन द मैमलिक सुल्तान ऑफ द इजिप्ट एंड द पुर्तगीज, एंड इजिप्ट वर डिक्लेयर्ड विक्ट्री, और इजिप्ट की विक्ट्री हुई वहां पे। ठीक है, और इसमें से जो यहाँ के रूलर थे, जो यहाँ पे गवर्नर थे, फ्रांसिस डी अल्मीडा यहाँ पे एज ए गवर्नर बन के वहाँ से आए थे, उनके बेटे को मारा जाता है यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो उनके बेटे को मारा जाता है यहाँ पे, उनका सन किल किया जाता है। कहाँ पे? बैटल ऑफ चॉल में। लेकिन आपकी हिस्ट्री स्पेक्ट्रम लिखती है कि वो बैटल ऑफ ड्यू में होता है, ऐसा बिल्कुल गलत है। आपकी हिस्ट्री ये भी लिखती है स्पेक्ट्रम में कि बैटल ऑफ ड्यू पुर्तगीज जीतते, पुर्तगीज हारते हैं, वो भी गलत है। ठीक है, क्योंकि वो बैटल ऑफ चॉल होता है। ठीक है ना बेटा? बैटल ऑफ चॉल और बैटल ऑफ ड्यू अलग अलग है। बैटल ऑफ चॉल 1508 में होता है और बैटल ऑफ ड्यू 1509 में होता है। ठीक है, ओके बेटा। अब इसके बाद ये तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, पुर्तगीज यहां पे हार जाते हैं। इनका जो एडवांस टेक्नोलॉजी थी, यूरोपियंस थे, एडवांस टेक्नोलॉजी थी, आर्मी भी साथ में थी अब, लेकिन फिर भी इजिप्ट से मार खा जाते हैं, शिकस्त खा जाते हैं। लेकिन इनको बर्दाश्त नहीं था, और सबसे ज्यादा जो जख्म लगा वो बेटे का किल होना, यहां पे बेटे का मर जाना यहां पे हुआ, और इसकी वजह से 1509 में फिर से तैयारी करते हैं, फिर से जंग छिड़ते हैं। लेकिन अब जंग किस किस के खिलाफ होती है? इसमें अब गुजरात के रूलर जैमोरिन भी, कैलिकट के रूलर, इजिप्ट के सुल्तान और वियंस, और यहां पे तुर्की के ऑटोमन लोग भी, वो भी थे। एक साइड से ये 5 लोग और दूसरी साइड से पुर्तगाल। लेकिन पुर्तगाल की फिर भी जीत होती है यहां पे, और पुर्तगाल फिर भी विक्ट्री करता है यहां पे, और बैटल ऑफ ड्यू में पुर्तगाल जीतता है। जो आपकी स्पेक्ट्रम लिखती है वो गलत दिखती है। ठीक है ना बेटा? यहां पे आपको बस इतना याद रखना है, बैटल ऑफ ड्यू किस किस के खिलाफ हुआ था? पुर्तगीज एक साइड से, दूसरी साइड से गुजरात, जैमोरिन, इजिप्ट के सुल्तान वियंस एंड तुर्की, ऑटोमन तुर्की, ये थे एक साइड से, और दूसरी साइड से पुर्तगीज। लेकिन पुर्तगीज फिर भी जीतते हैं बैटल ऑफ ड्यू। ओके बेटा, यहां से अब हिस्ट्री चेंज होती है, यहां से अब हिस्ट्री चेंज होती है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा बैटल, यहां से 5 लोग, यहां से 5 मुस्लिम डोमिनेटिंग कंट्रीज, मुस्लिम डोमिनेटिंग जो अथॉरिटीज थी, ये लोग, और वहां से पुर्तगाल क्रिश्चियनिटी फैलाने आए थे यहां पे, मेन मोटिव उनका ये भी था, वो जीत पाते हैं, और यहां से हिस्ट्री में टर्न आती है। अब इनका विजन ब्रॉड होता जा रहा है, अब इनका विजन वाइड होता जा रहा है। तो ये फ्रांसिस डी अल्मीडा जो थे, अब ये क्या करते हैं? ये समझते हैं अब कि अब मैं मास्टर ऑफ इंडियन ओशन बनूंगा। इनका अब विजन ही यही रहता है, इनका मोटिव ही यही रहता है कि अब मैं मास्टर ऑफ इंडियन ओशन बन जाऊंगा। और इसीलिए ये अपनी एक पॉलिसी बनाते हैं जिसका नाम होता है ब्लू वाटर पॉलिसी। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने दी है? तो अल्मीडा ने दिया है ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जो होते हैं पुर्तगाल के, उसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी दी है। लेकिन अब यहां पे समझना है सर ब्लू वाटर पॉलिसी है क्या? तो ब्लू वाटर पॉलिसी अपने बुक में भी ये लिखते हैं अल्मीडा, उसमें लिखते हैं कि अगर आपको इंडिया पे रूल करना है, इंडिया पे ट्रेड करना है, तो आपको पावरफुल रहना है। कहां पे? सी में, एज कंपेयर टू बिल्ड द फोर्ट्स ऑन द ग्राउंड। एज कंप्यूट, यानी अगर आपको पावरफुल रहना है, ट्रेड में पावरफुल रहना है, डोमिनेट रहना है यहां पे, तो आपको सीज में, समंदर में क्या करना है? आपको नेवल पावर होना चाहिए, एज कंपेयर टू द मिलिट्री पावर, एज कंपेयर टू बिल्ड द फोर्ट्स ऑन द ग्राउंड। इसी को हम ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं।
ठीक है, ये थी इनकी एक पॉलिसी। और उन्होंने किसका कंसेप्ट दिया, उन्होंने आइडिया किस चीज का दिया, कार्टेज सिस्टम का कंसेप्ट भी यहीं से आया। ये समझते हैं कि हम अब अगर समंदर के राजा बन जाते हैं, समंदर पे हमारा ही रूल चलेगा, तो हम पासिस करेंगे, परमिट्स देंगे। देखो बेटा, जो ये शिप्स होते थे ये किसी एंट्रेंस पे पहुंचते, यहां पे इनको अगर इस जगह जाना होता है तो इस एंट्रेंस पे उनको एक पास दिखाना पड़ता था, इसमें टैक्स लगता था, इसमें परमिट होना चाहिए था, तब जाके ये एंट्रेंस पास करते, किसी और सी में चले जाते। तो ये समझते थे अब कि हम कार्टेज सिस्टम इंट्रोड्यूस करें, अब हम इस जो इंडियन ओशन है इसके मालिक बने, और अब हम ही ये पासिस इश्यूज करेंगे और उनसे मुनाफा लेंगे, पैसे लेंगे। ठीक है, इंडियन ओशन में अब हम ही पासिस परमिट करेंगे। तो ये कार्टेज सिस्टम का कंसेप्ट भी इसी का था, और यहीं से ये कार्टेज सिस्टम भी इनके माइंड में डेवलप हुआ। तो ठीक है, क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन बैटल ऑफ ड्यू में बन सकता है। ठीक है, बैटल ऑफ ड्यू में पुर्तगीज जीत जाते हैं, और क्वेश्चन ब्लू वाटर पॉलिसी में बन सकता है। मेंस का क्वेश्चन भी बन सकता है और प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो किसने दिया ब्लू वाटर पॉलिसी? ठीक है, तो यहां पे जो पहले गवर्नर होते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, उसी ने दिया है ब्लू वाटर पॉलिसी का कंसेप्ट की पॉलिसी, जो पॉलिसी है उसका कंसेप्ट उसी ने दिया है। इसके बाद आते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो होते हैं ये अब आते हैं फ्रांसिस डी अल्मीडा के बाद, यानी जो नए गवर्नर आते हैं, क्योंकि इनका टास्क तो 3 साल तक ही था, अब जो नए गवर्नर आते हैं, जो सक्सेसर गवर्नर होते हैं, वो होते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ओके, ये बात आपको यहां पे याद रखनी है ही है, वो ये कि अल्बुकर्क इज रिगार्डेड एज अ रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन द ईस्ट। यानी अगर पुर्तगाल के कोई शख्स थे जिसने ईस्ट में पुर्तगाल का पावर बहुत बोलबाला किया, बहुत उबारा, तो वो थे अल्बुकर्क। यानी अल्बुकर्क इज रिगार्डेड एज द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन द ईस्ट। ठीक है, ओके, क्यों, क्या किया उन्होंने, क्यों बने वो रियल, यानी पुर्तगीज का पावर क्यों बढ़ गया ईस्ट में? इस अल्बुकर्क की वजह से, क्योंकि इसने बेसिस बनाए। जो मैंने कार्टेज सिस्टम आपको बताया था ना बेटा, इसी कार्टेज सिस्टम को इसने फॉलो किया, इसने बेसिस बनाए, इन बेसिस पे एंट्रेंसेस बनाए, और इन एंट्रेंसेस पे खुद पासिस दिए, और इंडियन ओशन में अब जिसको जाना था, एक तो वहां पे बेसिस खुद बनाए, एंट्रेंसेस पे यानी दरवाजों पे भी तो यही बैठे अब, और जब जिसको इंडियन ओशन जाना था, ये सब कुछ कंट्रोल पुर्तगाल करता था। तो अब पुर्तगाल एक तरफ से मास्टर ऑफ इंडियन ओशन बन गया था। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब इंट्रोड्यूस किया परमिट सिस्टम। तो क्वेश्चन आ सकता है, हु इंट्रोड्यूस्ड द परमिट सिस्टम? परमिट सिस्टम, व्हाट इज परमिट सिस्टम? अभी तो बताया, परमिट सिस्टम होता है पास देना, परमिट सिस्टम होता है इशू करना, यानी आप एक पास बनाओ, एक डॉक्यूमेंट बनाओ, या एक कागज का टुकड़ा है जिससे लिखा होगा कि हाँ यू कैन गो टू दैट वेरी स्टेट, या यू कैन गो टू द इंडियन ओशन, यानी आप इसको परमिट कर सकते हो, दैट्स कॉल्ड द परमिट सिस्टम। तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया? आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, किसने इंट्रोड्यूस किया परमिट सिस्टम? तो ये थे फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया परमिट सिस्टम, और अब इसी परमिट सिस्टम की वजह से इन्होंने अब कंट्रोल किया, जो भी मेजर शिप बिल्डिंग सेंटर्स थे उन पे भी कंट्रोल किया। यानी एक तो समंदर पे आप खुद बेस बनाओ, समंदर पे खुद रहो, एंट्रेंसेस को भी आप ही कंट्रोल करो, जिन बेसिस पे शिप्स बनते हैं उनको भी आप ही कंट्रोल करो। तो इसका मतलब है पूरा का पूरा जो समुद्री इलाका है इस पे तो आप ही का कब्जा हुआ, बेसिस पे भी कब्जा, एंट्रांस पे भी कब्जा, और मेजर शिप बिल्डिंग सेंटर्स पे भी कब्जा। तो पूरी की पूरी जो अथॉरिटी है वो इन्हीं को, पुर्तगीज को थी अब इंडियन ओशन में। धीरे धीरे इनका पावर उभर रहा था। कहां पे हुआ ये, क्यों हुआ ये, इनकी कॉन्फिडेंस कहां से? जब उन्होंने बैटल ऑफ ड्यू जीता। ठीक है ना बेटा, ओके। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है आपके एग्जाम में? क्वेश्चन आ सकता है कि इंट्रोड्यूस किसने किया परमिट सिस्टम को? तो आपका आंसर होगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ओके, अब जब उन्होंने परमिट सिस्टम भी किया, यहां से इनकी आर्मी डिफीट करती गई, बाकी लोगों को अरमज भी लिया, जो उनका मुद्दा था अरमज को हड़प करना वो भी हड़प किया, मलाबार को भी हड़प किया, सॉरी मलाका को हड़प किया, यहां पे मलाका है, मलाका को भी यहां पे अपने कब्जे में किया, ईस्टर्न अफ्रीका को भी अपने कब्जे में किया। मींस इनका धीरे धीरे इनका स्ट्रेंथ बढ़ता ही जा रहा था। और इसके बाद अब जो बिग ब्लो था इंडिया के लिए वो था एक्वायर्ड गोवा।
ये पहली बार अब गोवा को एक्वायर करते हैं, अपने कब्जे में करते हैं, जीत लेते हैं। किससे? सुल्तान ऑफ बीजापुर से। बीजापुर क्या है? बीजापुर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां से एक सिटी है, एक कहां, कर्नाटका में, वहां पे बीजापुर पड़ता है, और उसी के सुल्तान से गोवा किया एक्वायर। गोवा कहां पे है? अगर आप मैप देखोगे तो यहां पे ये कर्नाटका है, यहां पे आपका केरला है, यहां पे महाराष्ट्र है, और यहां पे छोटा सा एक एरिया है, दैट इज गोवा। ठीक है, ये यहां पे गोवा है, और कर्नाटका में इस गोवा से निकाला और इस गोवा को अपने कब्जे में किया। ये पहली इंडियन की कोई बिट थी जो यूरोपियन के कब्जे में चली गई। तो कल को आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट वाज द फर्स्ट बिट ऑफ इंडिया, व्हाट वाज द फर्स्ट टेरिटरी ऑफ इंडिया दैट वेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूरोपियंस, एंड दैट वाज द गोवा। और किसने ये जीता, किसने इसको विक्ट्री किया, किसने इसको एक्वायर किया? ये थे पुर्तगाल। और किन के गवर्नेंस में? वो थे अल्फांसो डी अल्बुकर्की। तो देखो, अल्फांसो डी अल्बुकर्की अभी भी तो बोला ही वाज अ रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन द ईस्ट। क्यों? क्योंकि एंट्रांसेस का काम भी इसी ने, बेसिस भी इसी ने बनाए, एंट्रांसेस भी, परमिट सिस्टम भी। ये जो अब ये गोवा का जो मसला है जो उन्होंने कैप्चर किया सुल्तान ऑफ बीजापुर से, ये तो फर्स्ट बिट बनी यूरोपियन की जो इंडिया से छीन ली। कब? 1510 यानी 1510 में इन्होंने गोवा को एक्वायर किया। लेकिन सुल्तान ऑफ बीजापुर में, यानी जो बीजापुर थे, तब कौन सुल्तान था वहां पे? सुल्तान ऑफ बीजापुर तो हम कहते हैं, लेकिन क्वेश्चन है ना, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं कौन थे सुल्तान बीजापुर के। तो बेटा वहां पे तब आदिल शाही डायनास्टी थी। आदिल शाह कोई रूलर नहीं था, आदिल शाही वाज ए डायनास्टी, दैट वाज नॉट ए रूलर, दैट वाज ए डायनास्टी। उनके जो फाउंडर थे वो थे याकूब आदिल शाह। ठीक है, और वो पहले शिया होते थे, फिर वो कन्वर्ट हो गए सुन्नी में, यानी शिया थे, फिर वो सुन्नी मुस्लिम बन गए। सुल्तान ऑफ बीजापुर भी वही थे, और इन्हीं से यूरोपियंस के पुर्तगाल ने इनसे गोवा छीन लिया। ठीक है, ओके। अल्बुकर्की का एक और बड़ा योगदान देखो, अल्बुकर्की कितना आगे चला, कितना इन्फ्लुएंस था उसका, लेकिन इंडिया के लिए एक अच्छा काम भी कर गए। वो काम कौन था? एबॉलिशन ऑफ द सती। देखो बेटा, जिनको पता नहीं होगी सती क्या है, उनको हम समझाएंगे सती क्या चीज होता है। जब हिंदू, यानी सती जो टर्म है ये हिंदू टर्म है, जहां पे अगर किसी का डेथ होता था, यानी मेल कोई आदमी होता था, उसकी डेथ होती थी, जो उसकी वाइफ होती थी उसको भी जलना पड़ता था उसी के, यानी अगर इसकी डेथ होती थी उसके हस्बैंड की, अगर ये वाइफ फिर जिंदा रही और इस वाइफ को भी फिर जलना पड़ता था, खुद को जिंदा मार देना पड़ता था और जिंदा जलाना पड़ता था। दैट इज कॉल्ड एज द सती सिस्टम। और ये बहुत ही खराब तरीन का एक सिस्टम चलता था वहां पे उस टाइम के, जब तक कि अभी रेवोल्यूशन, जब तक कि अभी रिनेसेंस नहीं आया था, तब तक सती चलता था। लेकिन इस सती को एबॉलिश करने वाला जो था वो कौन थे? वो थे अल्फांसो डी अल्बुकर्की। ठीक है, ये सती सिस्टम क्यों होता था? ये समझते थे कि ये हमारे रिलीजन में है कि अगर ये वाइफ जो है, अगर ये फिर भी जिंदा रही इसके हस्बैंड के डेथ होने के बाद, तो ये सिनफुल होती है। इसके सिन्स को मिटाने के लिए, इसके गुनाहों को मिटाने के लिए इसको जलना ही पड़ेगा। ठीक है, दैट वाज अ सती सिस्टम। ठीक है, तो इसने अल्बुकर्की ने इसको भी एबॉलिश कराया। ओके, इनका बहुत बड़ा योगदान, एक बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, इन्होंने क्रॉप्स यहां पे लाए। आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है कि कौन से क्रॉप्स जो पुर्तगीज ने यहां पे इंट्रोड्यूस कराए, यानी पुर्तगाल से लाए, यहां पे इंट्रोड्यूस कराए। वो थी टमाटो, टोबैको, चिल्ली, पोटैटो एंड पाइनएप्पल, क्योंकि मेडिटेरियन रीजन था, सो पाइनएप्पल। ठीक है ना बेटा, तो ये था योगदान किनका? अल्बुकर्की का योगदान था। इनके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे नीनो डा कुन्हा। तो नीनो डा कुन्हा यहां पे आते हैं नवंबर 1529 में, एज ए गवर्नर बन के यहां पे आते हैं 1529 में। ठीक है, और एक साल बाद यानी 1529 में आते हैं, 1530 में ये शिफ्ट करते हैं हेडक्वार्टर, जो इनका कोचिन में होता था, पहले ही बताया, जो इनका कोचिन में हेडक्वार्टर होता है, इसको अभी शिफ्ट करते हैं गोवा। ठीक है, ओके। लेकिन यहां पे क्या होता है, नीनो डा कुन्हा का क्या स्टोरी है? गुजरात में उस टाइम लीडर होते हैं जिनका नाम होता है बहादुर शाह, और बहादुर शाह को कॉन्फ्लिक्ट होता है हुमायूं के साथ ही। बहादुर शाह को मिसइंटरप्रेट नहीं करना है, ही वाज अ रूलर ऑफ गुजरात दैट टाइम। ये बहादुर शाह गुजरात के रूलर होते हैं, ये वाले बहादुर शाह। और इनको हुमायूं तब मुगल एम्परर थे, दिल्ली में बैठे थे, और दिल्ली में हुमायूं थे। लेकिन अब यहां पे क्वेश्चन उठेगा ना, सर वाई हुमायूं क्यों यहां पे आए, क्यों बहादुर शाह से कन्फ्लिक्ट हुआ उनका? बेसिकली हुमायूं का एक दुश्मन था जो यहां पे छुपा था गुजरात में, तो इसी वजह से हुमायूं का बहादुर शाह से थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट बन गया था। लेटर हुमायूं को वहां से आगरा में
वहां से कोई लोग छेड़खानी करने आए थे तो उनको वहीं पे जाना पड़ा और ये छोड़ देते हैं। लेकिन वो तो बाद की बात है, हुमायूं फिर चले जाते हैं। लेकिन जब कॉन्फ्लिक्ट होता है बहादुर शाह और हुमायूं का, तो बहादुर शाह यहां पे क्या चीज करते हैं, वो पुर्तगाल को जाते हैं, उनसे हेल्प लेते हैं और उनको कहते हैं कि मैं आपको आइलैंड ऑफ बसाइन दूंगा। ये आइलैंड ऑफ बसाइन कहां पे है, गुजरात में है। ठीक है, ये पुर्तगीज को कहता है मैं आपको आइलैंड ऑफ बसाइन दूंगा और उनको ये भी प्रॉमिस करता है कि इसके बाद मैं आपको दीव में एक बेस भी दूंगा, लेकिन आप मुझे हेल्प कीजिए हुमायूं को हराने के लिए। ठीक है, तो यहां से आइलैंड ऑफ बसाइन चला जाता है, वहां से हुमायूं खुद चला जाता है क्योंकि आगरा में उसको कोई सी छेड़खानी होती है, एक्सटर्नल एग्रेशन कुछ होता है, तो वो वहां पे अपनी आर्मी लेके जाते हैं, यहां से ये छोड़ते हैं। लेकिन ये तो आइलैंड ऑफ बसाइन जो है जो चला जाता है पुर्तगाल को। अब ओके, अब पुर्तगीज उनको कहता है कि हमें ड्यू भी दीजिए, क्योंकि एज पर प्रॉमिस हमें ड्यू भी दीजिए। और थोड़ा सा इनके बीच में अब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, तो बहादुर शाह चाहता है कि मैं अपनी टेरिटरी को वॉल करूं, यहां पे मैं इसको फेंसिंग करूं, जो पुर्तगाल को यहां पे मंजूर नहीं था। और उनके दरमियान यहां पे थोड़ा सा अनबन हो जाती है, एक सोरनेस, एक बिटरनेस क्रिएट हो जाती है पुर्तगाल और बहादुर शाह के दरमियान। ठीक है ना। ओके, अब जब यहां पे बिटरनेस हो जाती है, तो ये कुन्हा क्या करते हैं, जो निनोडी कुन्हा होता है, ये अब उनको इनके बीच में अब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, तो ये कुन्हा बहुत चालाक होते हैं, ये उनको बुलाते हैं, बहादुर शाह को बुलाते हैं। ठीक है, रूलर ऑफ गुजरात, मैंने आपको बताया, उनको बुलाते हैं, बोलते हैं आ जाओ यार दावत पे खाने पे आ जाओ, तो कोई मसला नहीं, पुर्तगीज शिप पे हमारी एक दावत बनी हुई है, आप भी आ जाओ। उनको भी बुलाते हैं। जब उनको बुलाते हैं तो ये उनको किल करते हैं वहीं पे। और गुजरात के जो रूलर होते हैं वो किल होते हैं, धोखे में आ जाते हैं और किल होते हैं 1537 में, और उनकी लाश को उसी समंदर में दफनाया जाता है। ठीक है, अब कुन्हा क्या चाहते हैं, अब कुन्हा समझते हैं कि मुझे बस यहीं से सहमत नहीं रहना है, यहीं तक सीमित नहीं रहना है, मुझे अब और टेरिटरीज की ओर जाना है, तो बंगाल की ओर मुझे जाना है। बंगाल की ओर क्यों जाना है, क्योंकि बंगाल उस टाइम का बहुत बड़ा प्रोविंस था, पॉपुलेशन बड़ी थी, ट्रेड के लिए बहुत अच्छा था। ठीक है, तो ये समझता है कि मुझे अब बंगाल की ओर बढ़ना है। ठीक है, तो अब जब ये कुन्हा बंगाल की ओर बढ़ता है, लेकिन बंगाल में खुद को कैसे सेटल करे, तो एक सिंपल सी ट्रिक जो उन्होंने ब्रिटिश लोग, जो पुर्तगाल ने तब अपनाई थी, अब यहां पे भी यही हो रहा है। क्या ट्रिक थी, वो ये थी कि अपने लोगों को बंगाल ले जाओ, उनको वहां पे सेटल करो, उनको वहां पे नेशनलिस्ट बनाओ। ठीक है, यानी पुर्तगाल नेशनलिस्ट जो है उनको वहां पे सेटल करो बंगाल में, और धीरे धीरे वहां से अपने कदम बनाओ। और फिर इसके बाद ये लोग हुगली को अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं, कहां, बंगाल में। हुगली कहां पड़ता है, ये बेसिकली एक रिवर का नाम है, रिवर हुगली। ठीक है, जिसकी वजह से ये नाम पड़ा फिर इस एरिया का। तो हुगली में फिर ये अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं और फिर धीरे धीरे बंगाल पे भी अपना इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ठीक है बेटा, यहां तक आपको समझ आया। ठीक है, तो यहां पे मैप जो है, मैप में हम थोड़ा सा आपको दिखाएंगे, जो अभी हमने बताया था ऑर्मज, एडन, वो कहां कहां पे पड़ता है वो हम आपको दिखाएंगे। ये है आपका ऑर्मज या हॉर्मज, ये है आपका एडन, ये है जिद्दा, यानी अरबियन टेरिटरीज है, अरबियन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, जिद्दा भी वहीं पड़ता है। फिर इसके बाद ये एडन, फिर इसके बाद यहाँ पे ऑर्मज, ओमान में ये ऑर्मज आता है। ठीक है, ईरान साइड में, इधर ईरान साइड में। ठीक है, ओके ओके, तो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलाका तो दिखा ही दिया था। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, देखो स्ट्रेट ये जो बताया था, ये तो बड़ा यहाँ पे ओशन है, यहाँ पे बड़ा समंदर है, तो यहाँ पे एक छोटा सा जो वाटर पोर्शन दैट इज स्ट्रेट। ठीक है, ये तो दिखाया था अभी। ठीक है, तो ये था मैप आपका। ओके, तो यहाँ से मलाबार कोस्ट भी दिखाया हमने आपको। तो आज का लेक्चर यहीं पे था, यहीं तक था। तो कल के लेक्चर में हम आप पुर्तगीज को पूरा कंप्लीट करेंगे और 2-3 लेक्चर्स में ये वाला चैप्टर जो है उसको हम कंक्लूड करेंगे, इसको हम खत्म करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय।